Hello and welcome to my channel, which is Civil Engineering Dice. As I told you in last video, we are going to learn today how to read structural drawings for PPS activity. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज चेक कर लेना. Before that, please do subscribe to my channel and let's get started. मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें क्लाइंट से ड्राइंग मिलता है तो मोस्ट ऑफ यही टाइप में मिलता है, जो कि ये आप अगर देखोगे तो है इंडेक्स प्लान फॉर आरसीसी कॉलम एंड फुटिंग. दिस इज फुटिंग लेआउट, देन दिस इज फुटिंग स्केड्यूल, और उसके बाद आपको दिया जाता है कि स्टैंडर्ड कॉलम कैसे आने वाला है, उसका रेनफोर्समेंट कैसे जाने वाला है ऑन साइट. मतलब अगर मिड में लैप आने वाला है तो कहाँ पे उसका लैप आएगा, मिड जोन में आएगा, h/2 में आएगा, h/4 में आएगा, तो वो मेंशन किया जाता है. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हुक लेंथ हमें 10D लेना है. यहाँ पे कैसे दिया है उन्होंने, 75 mm और 10D विच एवर इज मोर. अगर 8 का डाया है तो 10 × 8 किया 80 mm आया, तो 75 mm और 80 mm उसमें से हमें 80 mm लेना है. अगर समझो 6 का डाया है, रिंग का, किसी रिंग का, या फिर जो बीच में हुक देते हैं उसको चिपिया वगैरह बोलते हैं साइड पे, तो अगर 6 का डाया है तो 10 × 60 किया, 10 × 6 किया तो 60 आंसर आ जाएगा. तो हमें 75 mm लेना है. तो ऐसे ही 75 mm के नीचे अगर आएगा तो 75 mm लेना है, और उसके आगे आएगा तो 10D ही लेना है. क्लाइंट से ये टाइप में शीट मिलता है तो उसमें इसेंशियल क्या होता है कि जो नोट्स लिखा होता है वो पूरा पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर ये पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको उसका रेनफोर्समेंट कैसे निकालना है, उसका क्वांटिटीज़ कैसे निकालना है, वो आपको पता चलेगा. तो जनरल नोट्स में मोस्टली जो जनरल नोट पढ़ने से पहले आपको क्या देखना है, डेवलपर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, और ये प्लान कौन सा है, मतलब कॉलम का है, फुटिंग का है, स्लैब का और बीम का है, कौन सा है, स्ट्रक्चरल वॉल्स है, रिटेनिंग वॉल है, जो भी होगा यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का जो टाइटल होगा उसके नीचे दिया होगा. तो आप बोलोगे कि अभी ये डेवलपर का नाम पता हो कि हम क्या करेंगे ये सब. तो अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हो तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कौन से डेवलपर का काम किया है, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर कौन था, कितने माले का बिल्डिंग था, कितना स्टील का कोएफिशिएंट क्या था, कंक्रीट का ग्रेड क्या था. ये सब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या देखना है, डेवलपर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, मतलब जो भी आपका शीट है उसका नाम क्या है. उसके बाद आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट. तो M30 ग्रेड फॉर फुटिंग, M40 ग्रेड फॉर कॉलम्स. क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसका कंजम्पशन अलग है. कंजम्पशन मतलब जो भी स्टील, सीमेंट, सैंड जो भी यूज़ होता है तो उसका कंजम्पशन अलग है, M40 का कंजम्पशन अलग है. तो इसीलिए ये आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी या फिर आप बोलो रेट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि M30 में कितना बैग कंक्रीट जाता है, M40 में कितना बैग कंक्रीट जाता है. क्वांटिफिकेशन के लिए आपको शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपको क्लाइंट को वो भी देना पड़ता है, M30 का कंक्रीट कितना है, M40 का कंक्रीट कितना है, तो उसके बेसिस पे ही सब रेट एनालिसिस वगैरह हो जाता है. उसके बाद आता है ग्रेड ऑफ स्टील. तो ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है, FE 500 और FE 415. मोस्टली अभी
जो भी प्रैक्टिसेस है सब FE 500 और FE 415 के ही होते हैं। और एक है FE 500D। तो FE 500 मतलब क्या है, FE क्या डिनोट करता है? FE मतलब आयन। जो भी आप स्टील यूज़ करते हो साइड पे, रेनफोर्समेंट बार यूज़ करते हो, जो सलिया यूज़ करते हो, वो डिनोट करता है FE। और 500 क्या है? तो उतना जो फोर्स है आप उस पर दे सकते हो, मतलब वो सलिया जो है, रॉड जो है, उसका जो स्ट्रेस है, मतलब इतना फोर्स वो कैरी कर सकता है। मतलब 500 न्यूटन पर mm² स्ट्रेस ये स्टील कैरी कर सकता है। इससे आपको अगर BBS सीखना है तो उसका कुछ आपको मतलब नहीं है, फिर भी आपको पता होना ज़रूरी है कि FE 500 मतलब क्या है, राइट। उसके बाद अगर समझो ये आपके पास पहले ड्राइंग आया हुआ था और फिर बाद में वापस आया, तो वो कौन से डेट पे आया, उसका रिवीजन कौन सा है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने अगर देखोगे तो नंबर R0, रिवीजन डेट और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? GFC ड्राइंग। GFC मतलब क्या है? GFC ड्राइंग मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी ड्राइंग्स है वो क्लाइंट से अप्रूव होते हैं या फिर जो हायर अथॉरिटी है उससे अप्रूव होके आते हैं, उसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो GFC ड्राइंग जो है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं होता, बल्कि इसमें सब ड्राइंग्स इंक्लूड होते हैं, सच एज स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, मैकेनिकल, प्लम्बिंग ड्राइंग्स एंड अदर जो भी आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो भी होंगे और डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो GFC ड्राइंग में आते हैं। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स भी अगर होंगे तो GFC ड्राइंग का क्या फ़ायदा है, मतलब क्या इससे क्या डिफाइन होगा? तो ये GFC ड्राइंग में जो भी चेंजेस होते हैं, तो आपके जो भी साइट पे वर्कर काम करते हैं उनको भी पता होता है वो बात कि ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या क्या चेंजेस हुआ है, और हायर मैनेजमेंट को भी पता होता है कि ये ड्राइंग में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर साइट पे अचानक से कुछ चेंजेस हुए तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे उनका साइन आता है वो शीट पे, और क्या चेंजेस आए, जो भी चेंजेस है सबको एक पेज पे लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है मोस्टली कि जो भी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो भी डिस्प्यूट होते हैं, मतलब अगर समझो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी डेवलपर है, उनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है सबको पता होता है कि ये ड्राइंग से काम किया है। अगर वो GFC ड्राइंग नहीं है और 2-3 रिवाइज ड्राइंग होके गए हैं और समझो कि कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के जो बंदे हैं उनको नहीं पता है, तो उनके हिसाब से वो काम करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि हमारे पास यही ड्राइंग था। तो ऐसे नहीं चलता। तो सबको एक पेज पे रहने के लिए एक GFC ड्राइंग बनाया जाता है जो कि अप्रूव्ड होता है सबसे। फिर आता है यहाँ पे SBC। तो SBC क्या मतलब क्या है? इससे आपके क्वांटिफिकेशन पे कोई असर नहीं होगा, ये सिर्फ होता है स्टील जो भी डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर। मतलब क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर खड़े करते हैं सॉइल पे जो भी है हार्ड स्ट्राटा, तो उस पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो सॉइल में उतना ही कुछ कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम कि वो लोड कैरी कर सके। तो जो भी वो से बेयरिंग कैपेसिटी है, मतलब सॉइल में जितना बेयर करने की कैपेसिटी है, तो उसको सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। अगर थेरोटिकली उसको एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो परमिसिबल लोड, मतलब सॉइल पे परमिसिबल लोड कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन हो जाता है। उसके बाद आपको दिया जाता है पूरा नोट्स जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है बेसिक रेफरेंस कोड, जो कि ये स्ट्रक्चरल हो या आर्किटेक्चरल हो, ये सब करने के लिए बेस क्या है उसका, कि हमने ड्राइंग बनाया उस पर इतना स्टील आएगा, ये सब कैलकुलेट किया, तो उसका बेस क्या है। तो जैसे ISI मार्क जो भी होता है वैसे ही, मतलब हम लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो
ISI मार्क होगा तो ही हम लोग कुछ चीज़ें लेते हैं। नहीं तो फिर अगर समझो आप इंश्योरेंस खरीदने गए हो, इंश्योरेंस लेने गए हो, तो आपको वो दिखाते हैं, देखो IRDA का, तो वो क्या होता है, IRDA अप्रूव्ड होता है। वैसे ही स्टील में समझो, स्टील जो भी कंक्रीट है उसका डिज़ाइनिंग है या फिर प्लानिंग है, जो भी जितना भी काम होता है स्ट्रक्चरल का, ड्राइंग डॉक्यूमेंट सब, उसका भी कुछ स्टैंडर्ड्स है जो कि IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काम होना चाहिए, मतलब जो भी ओपनिंग डिडक्शन होगा वो सब IS स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होता है। तो IS 456-2000, तो उसमें क्या है, IS 456-2000 में आपका PCC और RCC का जो भी डिज़ाइन बेस है तो वो इस पे डिपेंडेड है। तो ये सब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे IS 456-2000 तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता भी चलेंगी। अगर नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें से एक्सप्लेन कर दूंगी जो कि आपको साइट पे काम करते वक्त या फिर क्वांटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट जो है वो है नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर जो भी एलिमेंट है, फुटिंग, कॉलम, उसके बाद स्लैब, बीम, तो उसके लिए कुछ डिसाइड किया जाता है कवर कितना देना है, क्या है, डिज़ाइन के बेसिस पे। तो वो फुटिंग के लिए सब जगह पे मोस्टली 50 mm कवर ही होता है, कॉलम के लिए 40 mm का कवर होता है। उसके बाद स्लैब के लिए 20 to 30 का कवर होता है, बीम्स के लिए 20 to 40 का कुछ भी कवर हो सकता है। तो एक कवर का क्या मतलब है स्टील में कवर देने का, आपको पता है, मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें, मतलब फुटिंग से 50 mm का कवर अंदर लेके फिर बार बिठाया जाता है उसमें। क्यों ये 50 mm का जो डिस्टेंस दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है कि अगर समझो आपका जितना फुटिंग का साइज़ है, अगर 2 मीटर का साइज़ है तो 2 मीटर माइनस 50 mm माइनस 50 mm किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो 50 mm का कवर दिया है उसमें आपका कंक्रीट आ जाएगा, तो आपका जो स्टील का जो एज है तो वो एक्सपोज टू वेदर नहीं होगा। अगर एक्सपोज टू वेदर हुआ तो उसका करोजन हो जाएगा और वो स्ट्रेंथ पे असर करेगा, तो इसीलिए वो कवर दिया जाता है। उसके बाद आएगा आपका all laps shall be staggered and not more than 50% bar to be lapped at any given section। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब आपको जो भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पता होना ज़रूरी है या फिर डिफाइन करना वो ज़रूरी है, क्योंकि फुटिंग का अगर समझो फुटिंग का हम लोग रिइंफोर्समेंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा लैप लेंथ आएगा, मतलब बार मैंने आपको जैसे बोला कि 12 मीटर के ऊपर आपका अगर कटिंग लेंथ जाता है तो उसमें एक लैप ऐड करना ज़रूरी होता है। तो वो लैप क्या है, M30 के लिए FE 415 होगा, तो 38 इंटू D, मतलब D इज इक्वल टू डाया ऑफ बार, और FE 500 स्टील के लिए 46 इंटू D। तो वही डिफाइन होता है कि आपका ग्रेड वाइज लैप कितना जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।